सर्वेश्वर जी की एक कविता की एक पंक्ति है कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। इतना कब व्यर्थ होता है, जिंदगी कच्चे घड़े सी है, आँच देकर हर नया अनुभव पकाता है, और उसी में है भटकने में भटकना कब व्यर्थ होता है। तो भटकना भी व्यर्थ नहीं होता। अंदर में बाढ़ आई थी पटना में, बहुत भयंकर बाढ़। राजेंद्र नगर, आधा राजेंद्र नगर, पूरा राजेंद्र नगर, एक मंजिला मकान तो डूबा हुआ था। रेणु जी दूसरे फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन पानी नीचे मिली। जैसे जैसे समय बीतता है, रेणु उतने ही प्रसिद्ध होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, साहित्य जगत में। किसी भी भाषा का साहित्य, तो भारतीय भाषाओं में तो उनका अनुवाद हुआ ही है, दुनिया के अनेक भाषाओं में, इटालियन में हुआ है, रशियन में हुआ है, अंग्रेजी में तो हुआ ही है, जापानीज में हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज मशहूर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती है और इस खास मौके पर पटना म्यूजियम में एक संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रेणु जी के करीब से जानने वाले लोगों ने उनकी जो संस्मरण है उसे सुनाया और बहुत लोगों ने इसमें रुचि ली। हमारे साथ विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर राम बच्चन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आज उनकी जयंती है, आप ये बताएं सर कि आपसे पहली मुलाकात उनकी कब हुई थी और किस तरह से मिले थे? 1966-67 का दौर है जी ना। अज्ञेय जी तब दिनमान के संपादक हुआ करते थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वो पटना आए थे और रेणु जी के साथ ठहरे थे, और मैं तो पटना यूनिवर्सिटी से एमए का अंतिम वर्ष का छात्र था, कर रहा था। तो अज्ञेय जी को पहले भी मैंने एक पत्र लिखा था, दिनमान के संपादक थे, तो उन्होंने बताया था कि मैं आ रहा हूँ पटना, उसी सिलसिले में। तो रेणु जी के घर मैं गया, उनके फ्लैट पर, और बहुत देर तक बातचीत हुई अज्ञेय जी से, रेणु जी से। इसके बाद आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। अज्ञेय जी की मौजूदगी में अज्ञेय जी से भी बात हुई और रेणु जी से भी बात हुई। इसके बाद रेणु जी ने कहा कि आप आते रहिएगा, और फिर मिलना जुलना शुरू हुआ, और तब से फिर लगातार मिलने का सिलसिला। इसके बाद जब कॉफ़ी हाउस बना, यही न्यू डाक बंगला रोड में, तो भारत सरकार का कॉफ़ी हाउस था, कॉफ़ी बोर्ड का, तो हम लोग साथ ही कॉफ़ी हाउस आते थे। फिर मैं अध्यापक हो गया था पटना यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर, तो शाम को मैं उनके यहाँ जाता था और तैयार हो रहे होते थे, एक ही साथ हम लोग कॉफ़ी हाउस आते थे, और कॉफ़ी हाउस 8 बजे बंद हुआ करता था उन दिनों। अब वो नहीं है, कॉफ़ी हाउस बंद हो गया, तो साथ ही लौटते थे, और इस बीच आना जाना था। फिर 72 में बाढ़ आई थी पटना में, बहुत भयंकर बाढ़। राजेंद्र नगर, आधा राजेंद्र नगर, पूरा राजेंद्र नगर, एक मंजिला मकान तो डूबा हुआ था। रेणु जी दूसरे फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन पानी नीचे। तो उस समय भी काफ़ी, यानी आप समझें कि कमर से ऊपर पानी बह रहा था बाढ़ का। उसमें हम लोग आते थे उनके पास, कुछ सामान, जरूरी सामान है खाने पीने का, ये सब देने के लिए। तो लगातार फिर अब साहित्य की दुनिया में थे हम, बड़े शिखर पुरुष थे वो साहित्य के, तो एक ऐसे भी आकर्षण पैदा होता है। मैं साहित्य का विद्यार्थी था, धीरे धीरे प्रधानता बढ़ती गई, बस यही सिलसिला था। आपने बताया सर अभी अपने स्पीच में कि वो एक किसान, एक क्रांतिकारी, एक राजनेता थे, तो बहुत लेखक तो वो बहुत बड़े थे ही, तो बहुत बड़े आयाम रेणु जी के थे। निश्चित रूप से उनके जीवन का आयाम बहुत बड़ा है, काफ़ी विस्तार है, और इसीलिए जो जीवन का यथार्थ होता है, असलियत है, उनमें अधिक है। वो लोग जीवन के बहुत निकट हैं, क्योंकि गांव की ज़िंदगी उन्होंने जी, उनके बीच रहे लोगों के बीच, और उनकी व्यथा कथा लिखी उन्होंने। ये कोई तमाशबीन की तरह है ना, ये नहीं कि सर्वेश्वर जी की एक कविता की एक पंक्ति है कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। तो शहर के लोग गांव में जिस तरह जाते हैं, रेणु ऐसे लेखक नहीं थे, खुद गांव के थे, और गांव की तस्वीर उन्होंने खींची, इससे उनके बीच के रहने वाले थे, उनके सुख दुख में शामिल थे, इसीलिए उनका लेखन बहुत यथार्थपरक है। जी, अर्थात परक राइटर थे।
क्या वजह है सर कि जो मतलब जितनी मतलब प्रसिद्धि उनको मिलनी चाहिए उस तरह से मतलब ने बहुत मिली। जैसे जैसे समय बीतता है रेणु उतने ही प्रसिद्ध होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, साहित्य जगत में, किसी भी भाषा का साहित्य। तो भारतीय भाषाओं में तो उनका अनुवाद हुआ ही है, दुनिया के अनेक भाषाओं में, इटालियन में हुआ है, रशियन में हुआ है, अंग्रेजी में तो हुआ ही है, जापानीज में हुआ है। दुनिया के अनेक भाषाओं में जहाँ भारतीय साहित्य की चर्चा होती है वहाँ रेणु अगली कतार में खड़े हैं। इसलिए अब देखिए होता क्या है कि आदमी जब नहीं रहता है तो धीरे धीरे उसकी शोहरत जो है, यश जो होता है, यश के पंख होते हैं, वो अपने आप फैलता है, उड़ कर जाता है। दिनकर जी कभी कभी कहा करते थे मजाक में रेणु जी को कि भाई रेणु तुम तो, दिनकर जी उम्र में बड़े थे, कि तुम घर घुस्सू हो, घर छोड़ते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी शोहरत दुनिया भर में, तुम्हारे जाने से पहले ही वहाँ शोहरत तुम्हारी पहुँची रहती है। तो सचमुच रेणु जी यात्रा भीरू व्यक्ति थे, बहुत यात्राएं नहीं करते थे। रूस से उनको बुलावा आया था, उनकी मैलांचल का अनुवाद जो हुआ, लाखों रुपए रूबल वहाँ जमा था उनका, लेकिन ये शर्त ये थी कि यहाँ आकर के वो खर्च करें, वो गए ही नहीं। तो ये इसलिए यात्राएं वो कम करते थे, बहुत कम। आपने सर बहुत सारे उनके संस्मरण अपने स्पीच में सुनाए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी कुछ रोचक और दिलचस्प बातें बताएं। मैं तो यही कहूँगा कि आप पढ़िए, उनकी छोटी छोटी कहानियों से आप शुरू कर दीजिए। जितने आपके दर्शक हैं, पाठक हैं, देखने वाले हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ें, है ना। ठेस कहानी है, बहुत एक कलाकार है गांव का, उसके जीवन पर कहानी है। पंचलाइट है, एक छोटी कहानियाँ हैं। संबरिया है ना, लाल पान की बेगम है, छोटी छोटी कहानियाँ यहाँ से पढ़ना शुरू करें और तब उनके उपन्यास तक पहुँचे, बहुत आनंद आएगा। जी वो तो ठीक है सर। एक सर आपने उनकी बेटी की शादी को लेकर ही बहुत ही रोचक और दिलचस्प बातें बताई कि जो दहेज में जो है बुक दिया। ये एक समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि ये परंपरा शुरू हो कि आप किताब खरीद कर दीजिए दहेज में, तिलक में, है ना। आपको इस ऐसा नहीं कि आजकल शादी ब्याह कितना ये खर्चीला काम हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर धर्म की बात है कि एक इस्लाम धर्म मानने वाले उनके मित्र जो तिलक का रस्म निभा रहे हैं, ये भी एक संदेश कि बिना तिलक का, बिना दहेज का वो विवाह हुआ और बहुत सुखी, और बड़े दोनों परिवार काफ़ी सुखी परिवार है। तो ये एक संदेश ये भी समाज में जाना चाहिए कि मैंने जो संबंध होता है उसमें धर्म, अर्थ, इसका कोई महत्व नहीं होता है कि आप पैसे दे रहे हैं, गिन रहे हैं, ये नहीं है। अब बहुत सारे आडंबर दिखावा हो रहा है समाज में, नहीं तो दिखावा न करके बहुत सादगी के साथ शादी ब्याह हो, ये संबंध बने, सामाजिक संबंध, ये संदेश उनके इस व्यवहार से हुआ है। जी इसमें लेखक होने के लिए जो आवारागर्दी का मतलब अनुभव बटोरने के लिए कहीं भी भटकते रहिए। जगदीश बुद्ध के लेखक कवि रहे इलाहाबाद में, उन्होंने लिखा है, टूटना कब व्यर्थ होता है, जिंदगी कच्चे घड़े सी है, आंच देकर हर नया अनुभव पकाता है, और उसी में है भटकने में भटकना कब व्यर्थ होता है। तो भटकना भी व्यर्थ नहीं होता, भटकने में भी बहुत कुछ हासिल होता है। प्रेमचंद भटकते तो नहीं रहे, नौकरी पेशा व्यक्ति थे प्रेमचंद, व्यवस्थित जीवन जीते थे, लेकिन अभाव में थे। इतना भटकना है, जो इसको भटकना कहते हैं, ये प्रेमचंद ने 36-38 के दरमियान किसान आंदोलन जोर पर था बिहार में। उसमें फारबिसगंज से, पूर्णिया से पैदल किसान मार्च करके वो पटना पहुंचे थे, पैदल एक जत्थे के साथ। तो पूर्णिया से पटना आना किसानों के लिए, किसानों के हित में, खुले किसान थे। और भादुड़ी जी से परिचय भी उनके, इसे भादुड़ी जी एक वकील थे, सतीनाथ भादुड़ी, बंगला के लेखक, पूर्णिया में वकील थे, उनके पिताजी के मुकदमे वो देखते थे। उसी क्रम में उन लोगों की मुलाकात हुई थी, और फिर 42 के आंदोलन में जेल में भी थे, भागलपुर जेल में एक साथ लोग थे। तो किसान आंदोलन से लेकर जो नौजवान
पूर्णिया से पटना पैदल चलता है, कई दिनों में पहुंचता है, थक कर हार कर, और उसके भीतर एक बुलबुलाहट है, लेखक बनने की सारी तैयारी। तो रेणु का अद्भुत व्यक्तित्व है। किसी लेखक को सामाजिक मोर्चे पर इतना नहीं लड़ना पड़ा, किसानों के सवाल को लेकर नहीं जूझना पड़ा। अंतिम दौर में तो जब मैंने 74 में भी जेपी का आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले 73 में वो पूर्णिया जेल में बंद थे, ब्लॉक पर प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि खाद की कीमत बढ़ गई थी या कालाबाजारी हो रही थी। तो किसानों के साथ खड़े हो गए जुलूस में, और तो गिरफ्तार हो गए 73 में। तो हम 2 लोग यहाँ से पटना से गए उनसे मिलने जेल में। सूर्यनारायण चौधरी एक पत्रकार थे जो दिनमान में लिखते थे, और मैं, हम 2 लोग गए कि रेणु जी पूर्णिया जेल में बंद है। गए तो मेरा सौभाग्य, दिलचस्प बात है कि रेणु जी ने कहा कि मैं एक और आदमी से मिलवाता हूँ यहाँ, और उसी जेल में उनके महिला आंचल के पात्र भी थे, ये चरित्र कर्मकार, जो उनका नाम था, जो नक्षत्र मालाकार। तो नक्षत्र मालाकार भी पूर्णिया जेल में थे। रेणु जी ने बुलवाया, ये रामचंद्र राय और ये सूर्यनारायण चौधरी आए पटना से, आए। आप समझ लीजिए कि नक्षत्र मालाकार से मुलाकात, जो नक्षत्र मालाकार अपने आप में एक किंवदंती थे पूर्णिया जिले में उस जमाने में, कि जमींदारों की नाक काट लेते थे, कान काट लेते थे जो अत्याचार करते थे, वो डकैत के रूप में प्रसिद्ध थे। और जयप्रकाश जी के संपर्क के आने के कारण, जो जेपी का जो सोनपुर में चलता था ना समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, तो समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में जयप्रकाश जी ने उस डकैत नक्षत्र मालाकार को भर्ती कराया, कहा कि समाजवाद का पाठ पढ़ो, और उनका परिवर्तन हुआ। तीसरी कसम इनके इनको कौन नहीं जानता। इनका महिला आंचल मैंने सुना, इनका महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, और किसी क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने उसमें कूट कर लाया। आज किसानों के सामने एक से एक समस्याएं हैं। किसानों को बीज नहीं मिलता है, किसानों को पानी नहीं मिलता सिंचाई के लिए, और सारी समस्याओं के प्रति उन्होंने कूट कर रख दिया, बना दिया। वो पूरे 200 से, और अंत में इतना कूटा उन्होंने, कूट के भरा। हर कुछ यही बीज की समस्या है, किसानों का पैसा नहीं मिलता खाने का, अपनी उपज का, सारी समस्याओं को कूट कूट कर मेरा जो दिया। कहते हैं इतना कूटा। रेणु जी के लिए दिनकर जी में बहुत सम्मान है, वे अपने से बड़ा लेखक मान लो। जमींदारों के कामत हुआ करते थे, घर से दूर खेती करने के लिए, वहीं पर मकान बना रहता था, तो वहीं है। तो हम लोग गए वहाँ बैलगाड़ी से गए, तो देखा कि अलाव जल रहा है, जाने का समय था, अलाव जल रहा है, और वहाँ एक नौजवान आपके पास बैठा है कुर्सी, तो होगा कि उनके रिश्तेदार, जाकर पूछा उससे कि कहाँ है देवनाथ बाबू, कहाँ है? तो बाजार गए हैं। आप लोग कहाँ से आए बताए? बैठिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे, बाजार से लौटते ही होंगे। तो बैठ गए लोग, उनसे बातचीत करने लगे, और बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद, कोई आधा घंटा 40 मिनट के बाद, तो बैलगाड़ी के आने की आवाज़ हुई। तो बैलगाड़ी से लौट रहे थे देवनाथ बाबू, बैठ करके बाजार से आए, तो कहा कि देखिए आ रहे हैं, घंटियों के, बैलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही, गाड़ी उनकी आ रही है। और इस बीच वो नौजवान वहाँ से उठा, अलाव के पास या कहीं इधर उधर गया, और फिर तब तक वो पहुँच गए। अच्छा आप लोगों ने खबर नहीं की आगे? हाँ, जो आगे ऐसे मन में आया कि चले नहीं।
तो हम कुछ बाजार चले गए थे, नहीं तो आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुई। कहा कि नहीं अभी तो वो एक लड़का है जो बैठा था यहाँ, उससे बातचीत हो रही थी, आप समझ लेता। कहा कि अच्छा कौन? अरे एक नौजवान लड़का जो सफ़ेद कमीज और पैंट पहने हुए था, बोला था बैठा हुआ नहीं, अभी तो था ही नहीं, कहाँ चला गया? तो उन्होंने कहा अच्छा वो लड़का कहाँ गया? कहा कि अब वो नहीं आएगा। तो क्यों? अभी तो बात कर रहा था। कहा कि नहीं भूत था, उसकी आत्मा थी, भटकती रहती। अब तो इन लोगों का समझिए जाड़े में ही पसीना आने लगा। क्या बात? छोड़िए, कोई नुकसान नहीं करता है किसी का, कोई डरिए मत, कोई नुकसान नहीं करता है। क्यों? कहा कि मत पूछिए, लड़का था, वो डॉक्टर था, यही इसी गांव में रहता था, और यहाँ के जो तहसीलदार हैं उनकी बेटी से उसका प्रेम चल रहा है। अलग जाति का था, विवाह तो नहीं हो सका, और इसी में उसने आत्महत्या कर दी। वही कभी कभी प्रकट हो रहा है। बहुत सटीक लगा मुझे, कोई नुकसान किसी का नहीं करता। अच्छा, उन दिनों भी देवनाथ बाबू जो थे, ये बहरे थे, ये लेकिन सुनाई नहीं पड़ता था उनको। इनको कह दिया था लिख कर इन लोगों ने कि हम लोग जो पूछते हैं और गवाही के लिए पूछेंगे, पूछ लिए देवनाथ बाबू से, आप सिर हिलाते रहिएगा। तो कथा के बीच में गणेश जी कहते थे कि ठीक है ना, तो सिर सुनते थे, उनको सिखाया गया था। और पूरी कथा अब आप समझिए कि महिला आंचल की कथा, जब रेणु जी बीमार होकर आए अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती थे, तो सपने में उन्होंने देखा कि वो नौजवान प्रशांत ही उसका नाम था। कहा कि प्रशांत वो आकर मेरी छाती पे, मेरे बिस्तर के पास बैठा रखा था, हिला रहा था और कह रहा कि मेरी कथा नहीं लिखेंगे? क्या मेरी कथा नहीं लिखेंगे? आप समझ लीजिए कैसी रोमांचकारी बात है कि मुझे यूं ही छोड़ देंगे। तो जो कथा एक भूत कथा के रूप में जेल के भीतर मस्तिष्क में पैदा हुई, वो कथा पीएमसीएच के उस वार्ड में, जनरल वार्ड मेडिसिन का, उसमें लेखक बनने के लिए, यानी जो अनुभव था, वो अनुभव किस तरह पूरे रहा है एक लेखक को कि अपनी कथा लिखवाने के लिए वो छटपटा रहा। और महिला आंचल की कथा यही, महिला आंचल का प्रशांत वही है जो भूत के रूप में देवनाथ बाबू के कामत पर मिला था, वही महिला आंचल के रूप में, नायक के रूप में उतारा था। तो एक यात्रा होती है लेखक की। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर राम बच्चन राय जी, जिनका कहना था कि फणीश्वर नाथ रेणु के मौत के बाद भी उनका यश बरकरार है और यश को पंख होते हैं जो आज भी फैल रहे हैं और उनकी कीर्ति देश में नहीं दुनिया भर में फैल रही है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।